दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 1 से 18 के लिए जब शिक्षकों के लिए आदेश जारी हुआ था तो उसमें कहा गया था कि समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षण लेना है। 1 से 18 तक मॉड्यूल होंगे। उसके प्रशिक्षण के पश्चात एक अंतिम टेस्ट आयोजित होगा जिसे अंतिम परीक्षा या कॉम्पिटेंसी टेस्ट कहा जाएगा। समस्त शिक्षकों को उस टेस्ट में 60% अंक लाना अनिवार्य होंगे, तभी प्रशिक्षण की पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और जो लोग इन 60% अंकों को लाने में असफल होंगे उनको फिर से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा और उनको प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम जो 1 से 18 मॉड्यूल हैं निष्ठा के, उन सभी 1 से 18 मॉड्यूल के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं अंतिम परीक्षा के लिए, उन प्रश्नों का समावेश होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पहले मॉड्यूल की तैयारी हेतु ये महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मॉड्यूल क्रमांक 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा के अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा गया है, निष्ठा का फुल फॉर्म बताइए। तो निष्ठा का जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसके अंतर्गत जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न है निष्ठा के द्वारा कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो निष्ठा के अंतर्गत तकरीबन 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगला जो प्रश्न इसके अंतर्गत पूछा गया है वह निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो निष्ठा प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है सभी शिक्षक साथियों को क्रिएटिव, ऊर्जावान, उत्साही बनाकर सतत उनके व्यवसाय का उन्नयन करना, बच्चों को क्रिएटिव बनाते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। इसके अंतर्गत जो अगला प्रश्न पूछा गया है निष्ठा प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या क्या है। तो निष्ठा प्रशिक्षण की जो विशेषताएं हैं, हिंदुस्तान के सभी शासकीय शालाओं के कक्षा 1 से 8 तक के सभी प्रधानाध्यापकों, संस्था प्रधानों, अकादमिक समन्वयकों को उन्मुखीकरण करना और उन्हें निष्ठा के महत्व के बारे में बताना। अगला प्रश्न जो इसके अंतर्गत पूछा गया है वह है निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल कितने मॉड्यूल है। तो आप जानते हैं निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत जो 18 मॉड्यूल्स हैं। अब आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल में कितने चरण हैं। तो निष्ठा के जो प्रत्येक मॉड्यूल है उसके अंतर्गत जो है 7 चरण माने गए हैं। दोस्तों, 7वां जो प्रश्न है प्रत्येक मॉड्यूल में कितनी गतिविधि है। तो निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल कोर्स में 2 गतिविधि है, एक ऑफलाइन गतिविधि है और एक ऑनलाइन गतिविधि इसके अंतर्गत मानी गई है। अगला जो प्रश्न अंतर्गत ऑफलाइन जो गतिविधियां क्या होती है। तो ऑफलाइन गतिविधियां वे गतिविधियां होती है जिसमें शिक्षक स्वयं चिंतन करके डायरी या चार्ट का निर्माण करता है। आगे इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया है ऑनलाइन गतिविधियां क्या हैं। तो ऑनलाइन गतिविधियां वे गतिविधि होती है जिसमें शिक्षक ब्लॉग स्पॉट लिंक पर जाकर उसे देखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है मॉड्यूल क्रमांक 1 से हमें क्या क्या सीखने को मिला। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं निष्ठा का जो पहला प्रशिक्षण था मॉड्यूल क्रमांक 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। यह मॉड्यूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी रूपरेखा, पाठ्यचर्या व इनके प्रकार और शिक्षा शास्त्र की एक उच्च समझ विकसित करने पर केंद्रित है, जिससे विभिन्न असाधारण परिस्थितियों जिनमें कोविड-19 भी सम्मिलित है में विविधता को स्वीकार किया जा सके और समावेशी कक्षाओं का निर्माण किया जा सके। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल से हमें यह सीख मिली। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या क्या कार्य हैं। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर रहेगा वह है छात्रों को जरूरी कौशलों एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमिक क्षेत्रों और इंडस्ट्रीज में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए देश को ज्ञान आधारित सुपर पावर के रूप में स्थापित करना। दोस्तों, अगला प्रश्न है
किसी बच्चे में क्या क्या विविधता पाई जाती है? तो बच्चों में सीखने का स्तर, आकार, आर्थिक स्थिति, लिंग, जाति, उम्र, दिव्यांगता आदि जो है वो विशेषताएं और विविधताएं पाई जाती है। अगला प्रश्न जो है, किसी विद्यालय की समस्त दिनचर्या के निर्देशन में होती है। तो विद्यालय की जो दिनचर्या होती है वह प्रार्थना से लेकर के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के निर्देशन में होती है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का आशय किससे है? तो पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम। किसी भी कक्षा के लिए विषयों तथा उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण ही पाठ्यक्रम कहलाता है। दोस्तों, अब बात करें अगले प्रश्न की। अभी तक देश में कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है? तो हमारे देश में अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई जा चुकी है? तो इसका जो उत्तर आएगा वह आएगा 1975, 1988, 2000, 2005 और 2020 में। दोस्तों, इस तरह से जो अगला प्रश्न रहेगा वह रहेगा, एनसीईआरटी के द्वारा किन किन कक्षाओं के लर्निंग आउटकम्स बनाए गए हैं? तो कक्षा 1 से 10 तक इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, समावेशी कक्षा से क्या आशय है? तो हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और उनके रंग, रूप, आकार, धर्म, जाति, लिंग, सीखने के स्तर, उम्र, दिव्यांगता के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। इन सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समान भाव व रुचि के साथ शिक्षा ही समावेशी कक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले शाला में प्रवेश दिलाना उचित है? तो इसका जो उत्तर रहेगा नहीं, उनमें हीन भावना उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालय की रचना कैसी थी? तो इसका उत्तर आएगा 10-2। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना किस प्रकार की बनाई गई है? तो 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संरचना है वो 5-3-3-4 रहेगी। अगला जो प्रश्न है उसकी हम बात करें तो उसमें दिया है कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राइट टू जो एजुकेशन है, अधिनियम कब बना और कब लागू किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। तो यह जो अधिकार है वह 2009 में बना था और 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया था। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो गंभीर रूप से जो बच्चे अक्षम होते हैं उन बच्चों के अधिनियम धर्म में ही शिक्षा पाने का अधिकार है। तो इसका जो है 2012 के तहत इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, बच्चे कब जल्दी सीख पाते हैं? तो इसका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा, बच्चे जल्दी सीखना उनको जो है वो भयमुक्त वातावरण हो, खेल खेल में अधिक रुचिकर गतिविधि से जब उनको सिखाया जाता है और वीडियो, चित्र और समूह के द्वारा जब बच्चों को सिखाया जाता है तो वो जल्दी सीख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यूडीएल का फुल फॉर्म बताइए। तो यूडीएल का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। अगला जो प्रश्न है वह है, यूडीएल के कार्य क्या हैं? तो यूडीएल के जो कार्य है वीडियो, ऑडियो, ब्रेल, प्रिंट और सांकेतिक भाषा के द्वारा सिखाना। दोस्तों, इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या क्या भूमिका होनी चाहिए? एक शिक्षक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए समावेशी कक्षा में? तो इसका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा, शिक्षक की भूमिका के संबंध में समानता का व्यवहार और उसके अलावा सराहना करने वाला होना चाहिए शिक्षक, और संवेदनशील और सकारात्मक सोच वाला भी शिक्षक होना चाहिए जब समावेशी कक्षा के द्वारा अध्ययन कार्य करवाया जा रहा है।
दोस्तों, इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो समावेशी कक्षा का निर्माण करने के लिए शिक्षक आवश्यक कौशल में निपुण हो, अच्छी कार्य योजना का निर्माण किया जाए, शिक्षक हैंडबुक का उपयोग किया जाए, साथ ही शिक्षक उत्साही भी होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं किन किन साधनों से जल्दी सीखते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वो जल्दी सीखने के लिए, उनको जल्दी सिखाने के लिए ऑडियो बुक, बरखा सीरीज, स्पर्श में बुक, सांकेतिक भाषा व वीडियो कार्यक्रम, शिक्षक हैंडबुक, इन सभी साधनों का उपयोग यदि किया जाए तो जो बच्चे जल्दी सीखते हैं। अगला है, समावेशी बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो समावेशी बच्चों का मूल्यांकन स्पष्ट संदेश देना और प्रश्नों को उत्तर के लिए पर्याप्त समय देना, चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, पोस्टर आदि का निर्माण करना, देखकर पहचान कर सही उत्तर पर रंग भरने, घेरा करने को चिपकाने के लिए कहना, इस तरह से जो है समावेशी बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वह है NCF 2005 के सिद्धांत क्या है। तो NCF 2005 के जो सिद्धांत की हम बात करें तो NCF 2005 के सिद्धांत में रटने की प्रथा बंद, मूल्यांकन सरल हो, लचीलापन हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास, ज्ञान को जीवन से जोड़ना, ये सब NCF 2005 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो से क्या आशय है। अधिकतर यह प्रश्न शिक्षकों द्वारा भी पूछा जाता है और जब कोई चेकिंग के लिए आता है विद्यालयों में तो पोर्टफोलियो मांगा जाता है। तो पोर्टफोलियो एक प्रकार का ऐसा बस्ता होता है जिसमें किसी बच्चे या जो व्यक्ति है उसके जीवन काल के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों की जानकारी होती है। और व्यक्तिगत जानकारी इसमें हो सकती है, पारिवारिक जानकारी, शैक्षणिक जानकारी, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं संबंधी जानकारी, शैक्षिक क्षेत्रों की भी जानकारी पोर्टफोलियो में संधारित की जा सकती है। अगले प्रश्न की बात हम करें तो NEP का पूरा नाम क्या है। तो NEP जो है उसका पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP का पूरा नाम है।